मराठी आंतरभारती इयत्ता 9वी पाठ क्रमांक 14। पाठाचं नाव आहे दिव्य। मेरे प्रिय छात्रों, आपने इसके पहले मेरा दिव्य भाग 1 यह वीडियो देखे होंगे। आज का वीडियो दिव्य भाग 2 है। दिव्य इस पाठ के लेखक जयंत नारळीकर है। आज के इस व्हिडिओ में हम आलोकशी वाद घालत बसलो तर आपला निभाव लागणार नाही, यहाँ से लेकर तो आलोक त्या दिव्यातून पार पडणारा पहिलाच विद्यार्थी होता, यहाँ तक देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आइए शुरू करते हैं। आलोकशी वाद घालत बसलो तर आपला निभाव लागणार नाही, हे चेंगला एव्हानाकडून चुकले होते। जो चेंग है उसको इस बात का एहसास हो गया था, ये बात उसको महसूस हो गई थी कि अगर मैं आलोक से वाद करते रहा तो मैं इसके सामने टिकने वाला नहीं हूँ। इसलिए क्या हुआ, तो सरळ मुद्द्यावर आला, इसलिए वो सीधे सीधे मुद्दे पर आ गया। आम्ही प्रत्येक नव्या विद्यार्थ्याला 3 काम करायला सांगतो। उसने कहा कि हम हर नए आने वाले विद्यार्थी को 3 काम करने के लिए कहते हैं। ती त्यानं नीट केली तर ठीक, अगर उसने वो काम ठीक से कर दिया तो अच्छी बात है, नाही तर त्यानं आम्ही दिलेली शिक्षा भोगली पाहिजे, नहीं तो उसको हमने जो शिक्षा दी है वो शिक्षा उसने भोगना चाहिए। मतलब जो सज़ा हमने उसको दी है वो सज़ा उसको भुगतना पड़ेगा। इथली प्रथाच आहे ही, यहाँ की प्रथा ही है, ये यहाँ की प्रथा है। प्रथा कहते हैं रिवाज को। तेव्हा उगीच का म्हणून विचारू नकोस, इसलिए तू उगीच का, क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा तू पूछे मत। प्रथा आहे म्हटल्यावर का म्हणून विचारायचं नसतं। उसने जवाब दिया कि प्रथा आहे म्हणून का विचारायचं नसतं। उसने जवाब दिया कि कोई बात का, कोई चीज़ का अगर रिवाज हो तो क्या ऐसा नहीं पूछा करते। प्रथा आहे म्हटल्यावर का म्हणून विचारायचं नसतं हे मला माहीत आहे, पण एक वेगळा प्रश्न विचारू का। उसने कहा कि जब रिवाज है तो रिवाज को क्यों ऐसा पूछा नहीं करते, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक वेगळा, एक दूसरा अलग से प्रश्न पूछूं। विचार, उसने कहा पूछो। तुम्ही ज्या गोष्टी मला करायला सांगणार आहात त्या शक्य कोटीतल्या असतील अशी मी अपेक्षा करतो। उसने पूछा कि जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हैं, जो काम तुम मुझे करने के लिए कह रहे हैं, वो काम कैसा है, शक्य कोटीतल्या, मतलब मुमकिन होना चाहिए, ऐसी मैं तुमसे अपेक्षा करता हूँ, ऐसी मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। कारण जर त्या अशक्य म्हणून सिद्ध झालेले असल्या, अगर वो अशक्य, अशक्य मतलब नामुमकिन, अगर वो नामुमकिन है ये अगर सिद्ध हो गया तर मला करायला सांगण्यात अर्थ नहीं, तो वो काम मुझे करने के लिए कहने में कोई मतलब नहीं है। तुम्ही मला केवळ बळजबरीनं, तुमने सिर्फ मुझे बळजबरीनं मतलब ज़बरदस्ती शिक्षा करायला आणलंय असंच त्यातून दिसून येईल। तुमने क्या किए, बळजबरीने, ज़बरदस्ती मुझे सज़ा देने के लिए यहाँ पर लेकर आए, बस यही उसमें से दिखकर आएगा। चेंगच्या कमिटीचा दावा असे, चेंगची जो कमिटी थी वो कमिटी का ये दावा था कि आम्ही निष्कारण शिक्षा करत नहीं, हम बेवजह बिना कारण हम शिक्षा नहीं करते। त्यालाच उद्देशून आलोकचा हा प्रश्न होता और उसी को ध्यान में रखते हुए आलोक का ये सवाल था। चेंगला पूर्वानुभावावरून माहित होते, चेंग को ये बात मालूम थी। पूर्वानुभाव मतलब पहले का अनुभव, पहले का अनुभव, पूर्वानुभावावरून हे माहित होते की तो जी कामे करायला सांगणार होता, की तो जी कामे करायला सांगणार होता ती शक्य कोटीतली असली तरी इतकी अवघड असणार कि ती पाहून कुठलाही विद्यार्थी हादरून जाईल। चेंग को ये बात मालूम थी कि उसके दिए हुए काम वो नामुमकिन तो नहीं थे,
लेकिन इतने मुश्किल थे कि जिसको भी वो दिए जाए वो काम देखकर ही वो विद्यार्थी घबरा जाए. त्याच्याकडे अशा कामाची मोठी यादी होती और उसके पास ऐसे कामों की एक अच्छी बड़ी की बड़ी यादी थी. यातील कुठलंही काम अशक्य नाही याची मी गवाही देतो. कहने लगा वो कि इसमें का कोई भी काम, वो जिसके हाथ में जो यादी थी, उसके हाथ में जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में का कोई भी काम अशक्य नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ऐसी मैं गवाही देता हूँ. तो साळसूदपणे म्हणाला. वो साळसूदपणे कहने लगा, उगाच नम्रता दाखवणे. त्याने टाळी वाजवली आणि म्हणाला, पहल्या कामाची तयारी करा. उसने ताली बजाया और कहा कि पहले काम की तयारी करो. त्याच्या सहकाऱ्यांनी 4 मीटर लांब व 8 मीटर रुंद असे एक जाजम त्या हॉलच्या फरशीवर पसरवले. तो क्या किया उन्होंने? उसके जो सहकारी थे, उसके जो साथीदार थे, उन्होंने 4 मीटर लांब यानी लंबा, 8 मीटर रुंद यानी चौड़ा, 8 मीटर रुंद असे एक जाजम कहते गालीचे को, ऐसा एक गालीचा त्या हॉलच्या फरशीवर पसरले. वो हॉल में की फरशी पर बिछा दिया. मग चेंग म्हणाला, मी जे काम करणार आहे ते तुला करायला हवे. मी जे काम सांगणार आहे ते तुला करायला हवे. मैं जो काम तुझे बताऊंगा वो काम तुझे करना है. आलोकने पाहिले की बहुतेक समितीचे सभासद अंगापिंडाने वजनदार होते. तो म्हणाला, काम सांगा. उसने देखा कि वो जो उनकी जो समिति थी, वो समिति के जो सभासद थे वो कैसे थे? आंग से जान से थोड़े वजनदार थे. तो म्हणाला, काम सांगा. उसने कहा कि काम बताओ. कुठलंही साधन न वापरता आणि त्या जाजमाच्या लाल पृष्ठभागाला स्पर्श न करता ते सफरचंद मला आणून द्या. उन्होंने बीच के हिस्से में एक सफरचंद रख दिए थे और कहा था कि वो जो लाल हिस्सा है गालीचे का, वो लाल हिस्से को टच न करते हुए, लाल हिस्से को टच न करते हुए, स्पर्श न करते हुए उस पर का सफरचंद मुझे लाकर दो. और एक बात, कुठलंही साधन न वापरता, आप कोई साधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आलोक ने पाहिले की ते जाजम वरून लाल होते, पण त्याला आठवले की ते आणून पसरण्यापूर्वी त्याच्या उलट्या पृष्ठभागावर ते काळे होते. तब उसको याद आया, आलोक को याद आया कि जब वो जाजम लाकर उसके साथियों ने फर्श के ऊपर उसको बिछाए तब वो नीचे से काला था और ऊपर से लाल है. नीचे से काला है और ऊपर से लाल है, उल्ट्या पृष्ठभागावर, मतलब उसका जो पृष्ठभाग है उल्टा वो काला है. त्याने काळजीपूर्वक जाजमच्या खाली बोटे सारली. तो उसने क्या किया? बड़े ही ध्यान से उस जाजम, उस गालीचे के नीचे उसने अपनी उंगलियां घुसा दिया आणि त्याचे भेंडोळे करत मतलब उसकी गोल गोल घडी करते हुए मध्यभागापर्यंत आला आणि ते सफरचंद उचलून चेंगला दिले. और वो सफरचंद उठाकर उसने चेंग को दे दिया. मतलब इतने बड़े गालीचे के बीच में वो सफरचंद रख दिया गया था और उससे कहा कि उसका जो लाल हिस्सा है उसको टच न करते हुए, उसको स्पर्श न करते हुए और न ही किसी साधन का आप उपयोग करते हुए आपको वो सफरचंद मुझे लाकर देना है. बात समझ में आई आपके? क्या किया गया? एक बड़ा का बड़ा गालीचा जो कैसा 4 मीटर, जो कैसा था 4 मीटर लांब और 8 मीटर रुंद, मतलब 8 मीटर वो चौड़ा था, 4 मीटर लंबा था और 8 मीटर चौड़ा था. उसके बीचों बीच एक सफरचंद रख दिया गया और आलोक से कहा गया कि तुम बगैर किसी साधन के, बगैर किसी चीज़ के और बगैर किसी वो लाल हिस्से को टच किए हुए वो आपको सफरचंद उठाकर लाकर मुझे देना है. अब आप ही बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता. लाल गालीचा ऊपर से, लेकिन तभी आलोक को ध्यान आया कि जब ये लोग, इसके साथीदार, जब ये गालीचे को बिछा रहे थे
तो इसका पीछे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो काला था। वो कैसा था? काला था। तो इसने क्या किया, बड़े ही सफाई से गालीचे के नीचे हाथ डाल दिया। अब इसका हाथ जो लगा, वो इसके हाथ का जो स्पर्श हुआ वो कौन से हिस्से को हुआ? वो काले वाले हिस्से को हुआ, क्योंकि ऊपर से वो लाल था, नीचे से काला था, और शर्त थी कि लाल वाले हिस्से को स्पर्श नहीं किया जाए। तो उसने ऐसे हाथ डालकर उसको, गालीचे को क्या किया, गोल 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 घड़ी करते हुए बीच में लाया, और जहां वो सफरचंद के पास पहुंचा वहीं से उसने वो सफरचंद उठाया और उसको चेंग को दे दिया। चेंगने इतर सभासदाकडे पाहिले, त्यांनी मानेने अनुमोदन दिले। चेंग ने इधर उधर सभासद जो थे उसके, जो उसके साथीदार थे, जो रैगिंग कमेटी के थे, उनके तरफ देखा तो उन्होंने माने ने अनुमोदन दिए। अनुमोदन दिए मतलब कहा कि ये काम सही हो गया है। चेंग म्हणाला, आता दुसऱ्या कामाची साधनं आणा। अब दूसरा काम, एका सहकार्याने एक कोट आणि जॅकेट आणले। एक उसके साथीदार ने एक कोट लाया और एक जॅकेट लाया। आलोकच्या अंगावर जॅकेट आणि त्यावर कोट चढ़वला। हम देखते हैं कि जैकेट जो है वो ऊपर से पहना जाता है, जैकेट ऊपर से पहना जाता है। तो क्या किए कि पहले उसको जैकेट पहनाए और उसके ऊपर कोट पहना दिए। त्यावर कोट चढवला। त्याच्या हाडकुळ्या शरीर यष्टीवर दोन्ही वस्त्रे फार ढगळ ढगळ दिसत होती। अब हमने देखा कि आलोक जो था वो कैसा था, बड़ा ही दुबला पतला था। बड़ा ही क्या था? अरे बोलो ना, बड़ा ही दुबला पतला था। अब ऐसे दुबले पतले इंसान को पहले जैकेट पहना दिए और उसके ऊपर कोट पहना दिए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी के अंदर जैकेट और कोट पहना दिए हो। ऐसा वो ढगड़ 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 हस ढगड़ ढगड़ क्या हल रहा था। चेंग म्हणाला, हे दुसरं काम असं आहे, अंगावरचा कोट न उतरता जैकेट काढून दाखव। अब ये दूसरा काम ऐसा है कि आंग पर का कोट न उतारते हुए तुमको जैकेट उतारना है। तुमको क्या करना है? जैकेट उतारना है। आलोक ने पाहिले कि कोट आणि जॅकेट दोन्हींना बटणे नव्हती। आलोक ने देखा कि कोट को भी और जैकेट को भी बटन नहीं है। त्याच्या चेहऱ्यावर स्मित झळकले। स्मित झळकना मतलब मुस्कुराना। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। मतलब क्या? मुस्कुराया मतलब क्या मतलब निकलेगा मुस्कुराने का? मुस्कुराया मतलब ये काम तो मैं बड़े आसानी से कर लेता हूँ। तो म्हणाला, मी हे काम करून दाखवीन, मैं ये काम करके बता दूंगा, पण त्यानंतर कोट आणि जॅकेट यांना इस्त्री करायची जबाबदारी तुमची। मैं ये काम तो कर दूंगा, लेकिन इसके बाद में कोट और जैकेट की इस्त्री करना तुम्हारा काम। इस्त्री मतलब प्रेस। इस्त्री मतलब प्रेस। त्याने कोटाच्या दोन्हीकडच्या बाजू जॅकेटाच्या हातांच्या भोकात खुपसल्या। उसने अपने दोनों हाथ के बाजू जैकेट के क्या करें? जॅकेटाच्या हातांच्या भोकात खुपसल्या। जैकेट के जो हाथ थे वो हाथा के भोक में, सुराख में खुपस दिए। त्यानंतर त्याने काय काय केले ते पाहणाऱ्यांना नीट सांगता आले नसते। उसके बाद उसने क्या क्या करा देखने वाले को समझ में नहीं आया। देखने वाला तरतीब से नहीं बता सकता कि उसने क्या क्या करा, पण मिनट भरातच जैकेट त्याच्या हातात होते। लेकिन 1 मिनट के अंदर ही उसने क्या करा? 1 मिनट के अंदर ही जैकेट उसने अपने हाथ में ले लिया आणि कोट अंगावर दोन्हीचा चांगला चुरगुळा झाला होता। और दोनों का भी क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा चुरगुळा, मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई थी। चेंगचे सहकारी अस्वस्थ झाले होते। ये देखकर चेंग के जो सहकारी थे वो बेचैन हो गए थे कि इसने दूसरी भी स्टेप पार कर लिया था। चेंग आता तिसऱ्या कामाकडे वळला। हे तिसरं काम आता करायचे आहे। त्याने एक पोस्ट कार्ड आलोककडे दिले आणि म्हणाला, त्या टेबलावर कात्री आहे। उसने क्या करा? तीसरे काम में एक पोस्ट कार्ड उसके हाथ में दे दिया और कहा कि टेबल के ऊपर एक कात्री है। कात्री है मतलब कैंची है। तिनं या पोस्ट कार्डला असं भोग पाड की त्यातून तुला उभ्या उभ्या जाता येईल। उसने कहा कि इस पोस्ट कार्ड को तू ऐसा सुराख कर कि तू खड़े खड़े उसके अंदर से जा सके। हे काम आजवर कुठल्याही विद्यार्थ्याने केले नव्हते। अभी तक जितने भी विद्यार्थी आए, जितनों की भी रैगिंग ली गई, उसमें से पहले और दूसरे में वो पास हो गए, लेकिन ये वाला काम किसी ने भी आज तक नहीं किया था। एवढ्याशा पोस्ट कार्डामधून 5 फुटी मुलगा कसा जाऊ शकेल? इतने छोटे से पोस्ट कार्ड में 5 फुट का
लड़का कैसा जाएगा? पण आलोक किंचितही डगमगला नाही. लेकिन आलोक थोडासा भी नाही घबराया. त्याने ती बारीक कात्री घेऊन ते पोस्टकार्ड अशा खुबीने कातरले की त्याचे एका तंतूसारख्या नाजूक पण आकाराने मोठ्या बांगडीत रूपांतर झाले. उसने वो कैंची लेकर उस पोस्टकार्ड को ऐसा काटा, इतना बारीक काटा, तंतु के जैसा एक ऐसा बारीक काटा कि वो आकाराने मोठ्या बांगडीत रूपांतर झाले. तो उसका आकार क्या हो गया? उसका आकार एक बांगडी कहते हैं चूड़ी को, एका बांगडीत रूपांतर झाले. आलोक त्या बांगडीतून सहजपणे जाऊ शकला और आलोक उस बांगडी में से, उस चूड़ी में से सहज ही निकल गया. कधी नव्हे ते त्या समितीच्या सभासदांनी स्वयंस्फूर्तपणे टाळ्या वाजवल्या. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो समिति के जो सदस्य थे उन्होंने खुद होकर कभी किसी के लिए तालियां नहीं बजाई थी, क्योंकि वो बैठते काय के लिए? समिति उनकी काय की है? त्रास देने की, सताने की समिति है. लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने आलोक के लिए तालियां बजाए थे. आलोक त्या दिव्यातून पार पडणारा पहिलाच विद्यार्थी होता आणि आलोक त्या दिव्यातून उस परीक्षा में से पास होने वाला पहला ही विद्यार्थी था. मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो.